हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ रियली हेल्पफुल, please hit the like button and if you haven't subscribed to my channel as of yet please do that as well। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोस किसी और आपके कोई फ्रेंड्स हैं या किसी को भी हेल्प कर सकती हैं तो प्लीज डू शेयर दीज वीडियोस विद देम एज वेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं पहले क्या करूंगी, द हिंदू के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करूंगी, फिर एंड में इंडियन एक्सप्रेस में काफी अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं जिसमें से एक एडिटोरियल डॉक्टर प्रताप भानु मेहता, अगर आप जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट विल बी ऑफ योर बेनिफिट ओनली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया चाइना टाइज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेज, ये किसने कहा है? एस जयशंकर जी ने कहा है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। वो एक स्पीच डिलीवर कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो फिर उन्होंने ये स्पीच में कहा है कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो काफी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, क्योंकि बीजिंग ने जो हमारे बॉर्डर पे किया वो इट इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल टू अस। हम नहीं ये कर सकते कि हमारे टाइज बाकी डोमेन्स में है वो नॉर्मली चले और हमारे बॉर्डर पे इतना बड़ा स्टैंड ऑफ चलता रहा, तो हम ये नहीं इंश्योर कर सकते। और एक चीज़ है इसमें, इन्होंने ये कहा है, एक क्वेश्चन इनसे किसी ने पूछा, जब देखिए अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, लेकिन मैं पहले फटाफट से एक कर्सरी रीडिंग दे रही हूँ इस पैराग्राफ की, इसीलिए देखिए इसमें इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका एशियन सेंचुरी पे क्या कहना है। देखिए एशियन सेंचुरी, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेशनल अफेयर्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ है तो एशियन सेंचुरी ऐसा कहा गया था पिछले पॉलिटिकल स्कॉलर्स द्वारा जो पिछली सदी में आए थे। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले कुछ सालों बाद एक एशियन सेंचुरी आएगी, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का जो वो सिनेरियो, देखिए अभी तक क्या था, अटलांटिक सेंचुरी थी। अटलांटिक सेंचुरी मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती थी इंटरनेशनल फिनोमिनन को, इंटरनेशनल स्टेज पे सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस हुआ करती थी उनकी हुआ करती थी। लेकिन आने वाले टाइम में एशियन सेंचुरी आएगी जिसमें एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, ये सब डोमिनेट करेंगे। जो फोकाई होगा हर चीज का वो होगा एशिया। एशिया के अंदर ही मेन इवेंट्स होंगे, एशिया ही रूल करेगा, डोमिनेट करेगा पूरे इंटरनेशनल फोरम पे। तो इस पे एस जयशंकर जी का ये कहना है कि हाँ, एशियन सेंचुरी तो तभी हो सकती है ना जब इंडिया और चाइना वुड एक्चुअली कम टुगेदर। पर ये तो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दोनों का साथ आना एकदम नामुमकिन हो जाएगा अगर चाइना वुड नॉट मेंड इट्स वेज। ओके, और उन्होंने ये कहा है कि एस जयशंकर इज वेरी विटी। आप कभी इनके अगर सुनेंगे ना इंटरव्यूज तो आपको समझ आएगा, ही इज वेरी वेरी वाइज। जो वो बोलते हैं बहुत ही एकदम कटाक्ष करते हैं, जो वेरी वाइजली। तो उन्होंने कहा वी वेरी मच होप दैट विजडम डॉन्स ऑन द चाइनीज साइड, क्या पता उनमें बुद्धि आ जाए। मिस्टर जयशंकर सेड इंडिया हैड डन द बेस्ट ऑफ इट्स। देखिए एक क्वेश्चन उनसे श्रीलंका पे भी पूछा गया था कि इंडिया किस तरह से असिस्ट कर रही है श्रीलंका को। तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज को लगाया है श्रीलंका को असिस्ट करने में, क्योंकि इंडिया इसी साल के जो महीने स्टार्ट हुए हैं जनवरी से लेकर अभी तक में $3.8 बिलियन का सपोर्ट दे चुकी है श्रीलंका को, जिसमें से कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट्स यानी कि सॉफ्ट लोन्स के रूप में है, मैं बताती हूँ अभी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, और कुछ है स्वैप अरेंजमेंट के रूप में। देखिए स्वैप अरेंजमेंट्स अभी तो हो रही हैं, लेकिन इंडिया का जो आरबीआई है यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ स्वैप अरेंजमेंट्स करता रहता है। स्वैप अरेंजमेंट्स में क्या होता है, अगर हमारे पास थोड़े से जो हमारा फॉरेक्स है उसमें हमारे आरबीआई के पास अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डॉलर्स है, जैसे श्रीलंका को काफी ज्यादा डॉलर्स की जरूरत थी, उनके पास जो इसेंशियल कमोडिटीज को इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे देने के लिए डॉलर नहीं था, तो हमने क्या किया, जो श्रीलंकन रुपी है वो हमने उनसे ले लिए और फिर उनको एक्सचेंज में दे दिया डॉलर। ठीक है, तो फिर ये डॉलर उन्हें वापस करने होंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तो उनको इमीडिएट रूप में तो हेल्प हो गई। अब लाइन ऑफ क्रेडिट एक सॉफ्ट लोन होता है। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट को कभी भी ग्रांट, एड या हेल्प ना समझा जाए, क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट को एक सॉफ्ट लोन इसलिए कहा जाता है। देखिए जो लोन होता है वो हमेशा इट इज अ बर्डन, इट इज हार्ड ओनली, हमेशा, है ना। लेकिन जब लोन को सॉफ्टन करना हो थोड़ा सा, तो सॉफ्टन करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो जो आप उस पर इंटरेस्ट रेट है वो एकदम नेग्लिजिबल लगा दो, बिल्कुल कम कर दो। दूसरा, आप जो टाइम पीरियड है, रिटर्निंग टाइम पीरियड, मतलब जितने साल में वो लोन जिसने, जो बोरोअर है जिसने लिया है उसे वापस करना है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दो। इन दो तरीकों से
जो होता है एक लोन सॉफन हो जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमें बुलेट ट्रेन पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है जापान द्वारा, जापान को हमने जो वापस करना है वो अराउंड 35 to 50 ईयर्स का शायद टाइम है, जिससे क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरे वे में भी उन्होंने हेल्प किया हुआ है, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उस पर 0.1% है, विच इज नथिंग, राइट। तो इस तरह से हमने लाइन ऑफ क्रेडिट भी उनको दिया। देखिए अब मैं कह रही थी मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने हैं चाइना से रिलेटेड। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी समझाया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ इतने लोग नहीं थे जितने आज हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इन चीज़ों को दोबारा समझाऊं टाइम एंड अगेन। और क्योंकि ये आते ही रहते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसी टर्मिनोलॉजीज, लेकिन हमें समझ नहीं आता, हम बस रट लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखिए एक टर्म होता है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, जो चाइना जिसका बहुत यूज करती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप हैं, आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना आपका मिशन है, ठीक है, लार्जर गोल एक इवेंट ऑर्गेनाइज है, लेकिन आप उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन कर देंगे। छोटे छोटे टास्क में कैसे, जैसे आपको अच्छा साउंड वाला चाहिए, ठीक है, तो आप एक टीम बनाएंगे जो साउंड वाले उससे कांटेक्ट करेंगी, प्रॉपर साउंड मैनेजमेंट। फिर आप एक और टीम बनाएंगे, एक और छोटा सा टास्क है डेकोर को देखने का, ठीक है, तो एक टीम होगी जो डेकोर को प्रॉपरली देखेगी। फिर एक टीम बनाएंगे, एक टास्क होगा कि आप सिक्योरिटी को इंश्योर करें। आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कल को कुछ हो गया तो आप इंश्योर करेंगे कि बाहर सिक्योरिटी पर्सोनल या जो भी परमिट्स मिलेंगी सरकार द्वारा तो बाहर तैनात रहे, ताकि कोई भी धक्का मुक्की, स्टैम्पीड ऐसा कुछ ना हो, भगदड़ वगैरह, ठीक है। तो इन कोई आप ऐसा फिर एक वो चाहिए होगा जो होस्ट करे, ठीक है, तो आप अच्छी होस्टिंग वो लेके आएंगे। तो ये सब कुछ करके आपका जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिस दिन इवेंट खत्म होगा, अगले दिन जब आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में आएगा आपके इवेंट के बारे में, या लोग आपस में बात करेंगे, तो कहा जाएगा कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं। तो आपकी एक जो पोजीशन है एज अ गुड इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गई, ठीक है। वैसे ही चाइना क्या चाहती है, चाइना का एक मेन एम्बिशन है, चाइना बनना चाहती है एक बहुत बड़ी पावर, ग्रेट पावर एम्बिशन, उनका मेन मिशन यही है, ठीक है। अब इस मिशन को वो छोटे छोटे उसमें स्लाइस कर देगी, छोटी छोटी सलामीज में स्लाइस कर देंगी, ठीक है। सलामी, जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन है, वैसे तो ये कोनोटेशन वहां से आती है, लेकिन वो छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड कर देगी अलग अलग डोमेन्स में। देखिए अब ग्रेट पावर बनने के लिए उसको क्या करना है, बड़े सारे टास्क अंडरटेक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमिकली कहूँ, तो इकोनॉमिकली उनको अपने डोमेस्टिक वर्कफोर्स काफी अच्छा करना पड़ेगा, जिस वजह से अगर आप देखें तो वो अपना, उन्होंने अब दोबारा कह दिया है कि बच्चे जितने और पैदा होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें यंग वर्कफोर्स चाहिए। हम क्या पता अमीर होने से पहले हमारी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो जाए, तो इसीलिए एक टास्क ये हो गया, ठीक है, एक पैनल, एक टीम ये संभालेगी। फिर एक अच्छी पोजीशन के लिए उन्होंने क्या करना है, फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें चाहिए कि जितने भी मेन इंटरनेशनल फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें उनका इन्फ्लुएंस हो। इसके लिए क्या हुआ था, कोविड-19 के दौरान WHO पे उनका काफी इन्फ्लुएंस था, इसीलिए WHO उनकी गलतियों को हाइड कर रही थी। फिर एक उनको चाहिए कि उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिससे क्या होगा, अगर वो कल को किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई करते हैं तो वो कंट्री रिटेलिएट करने से पहले सोचेगी, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर पावर हो, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो पोजिशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं वो इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ है। वैसे तो हम दोनों ही एक न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अगर वो ताइवान को कल को इन्वेड करते हैं तो उनके पास ऑब्वियसली एक एज है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर कंट्री और ताइवान एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। उनको अगेंस्ट उनको अटैक करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर एक उनका टास्क है कि वो मैरीटाइम डोमिनेंस को भी इंश्योर करें। मैरीटाइम डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल क्लेम्स 9 लाइन बना ली है उन्होंने वहां पे, ठीक है, ये टापू हमारा है, ये टापू हमारा है ना। और भी बहुत सारी चीजें मैरीटाइम डोमिनेंस के लिए वो कर रहे हैं, ताइवान स्ट्रेट की ब्लॉकेड, और भी आप देखते रहते हैं, ठीक है। फिर उनको एक चीज और करनी है कि कल को अगर कोई देश बिल्कुल बुरी हालत में भी है तो वो दूसरे कंट्रीज के ट्रैप में ना फंस जाए, तो उसको डेट ट्रैप पॉलिसी में दबा देते हैं, ताकि वो अपनी बुरी सी बुरी हालत में भी कभी चाइना के अगेंस्ट ना जा पाए, जो है श्रीलंका का केस। इससे क्या हुआ, अगर हम ओवरऑल देखें, हर तरह से एक विन विन सिचुएशन में कौन है, चाइना। चाइना ने अपने हर डोमेन में अपने फुटप्रिंट्स ले आया है वो, और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी पोजीशन उनकी इंश्योर हो रही है। ओके, सो वाया दीज मल्टीपल डोमेन्स, जिसमें वो जान लगाकर एक एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं उनकी टीम्स, वैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है कोअर्सिव, यानी कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऑफ चाइना।
इसमें क्या होता है, Chinese diplomats very loudly denounce any criticism of the Chinese government and its steps. और बेसिकली ये एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है चाइना की। मतलब जितने भी चाइनीज डिप्लोमेट्स होते हैं वो अगर उनकी जो सरकार है, जैसे शी जिनपिंग के कोई भी स्टेप्स हैं जो अपनी कंट्री में वो लेते हैं, अगर वर्ल्ड फोरम में आए दिन उसकी क्रिटिसिज्म होती रहती है, लेकिन जो उनके डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये वाली पर्टिकुलर कंट्री, आप इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते। जैसे हांगकांग में जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया तो द डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स ऑफ चाइना वो वेरी क्लियर कि ये हमारा हांगकांग इंटीग्रल पार्ट है चाइना का। देयर इज नो कंट्री विच कैन एक्चुअली कम अप एंड टॉक अबाउट दिस इशू। आप ताइवान के केस में देख लीजिए, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही पहले से वॉर्न करना स्टार्ट कर दिया था, अगर यूएसए की कोई भी हाई डेलीगेशन वहां पे विजिट करेगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत ही डायर होंगे। और आप देखिएगा, और चाइनीज डिप्लोमेट्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन क्लेमिंग कि अगर कल को हमें एक फोर्सेबल एमालगमेशन थ्रू वॉर या फिर इन्वेजन के थ्रू भी लेना पड़ा तो वॉर भी एक ऑप्शन हम कंसिडर करके चलते हैं ताइवान के केस में। सो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो इस तरह की इतनी एग्रेसिवली बातें बोलते रहना, बस चाइना ही चाइना चाइना ही कि हम सही हैं आप कोई नहीं होते, इसे कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। एक वॉरियर की तरह इनके डिप्लोमेट्स होते हैं, वो ऐसी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए ये आर्टिकल भी बहुत ही समझने वाला है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगी इसमें, तो आप अच्छे से समझिएगा। रशिया यूजिंग अ टेलर्ड अप्रोच। देखिए रशिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं मिलिट्री प्रोडक्ट्स के, जो उनका ये कहना है कि हम बहुत ही रियलिटी चेंज हो गई है, वी आर लिविंग इन न्यू रियलिटी, क्योंकि हमारे जो पेमेंट्स हैं डिफेंस डील्स की जो यूएस डॉलर्स में पहले हुआ करती थी यूरो में, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू मिनिमम, बिकॉज आपको पता है कि इनको Russia has been shut out of the global SWIFT system for money transfers। मैं आपको अब SWIFT system समझाऊंगी, तो इसलिए प्लीज एक एक वर्ड जो मैं बोलूं बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। तो उनका ये बस मैं पहले देख लेती हूँ क्या कहना है। In connection with the current political events, certain logistical problems है कि obviously कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें और ये अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं ताकि जो यूरोप ने और यूएसए ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं वो इसको बहुत हद तक इसका जो बर्डन है कम कर सकें। ठीक है, अब देखिए स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी भी सोचा है कि आज आपको अगर अपने किसी फ्रेंड को बाहर पैसा भेजना हो अब्रॉड में किसी भी कंट्री में, you just walk into a bank and tell them that I have to do this, I have to send this money to my friend out there and please do that। तो ये इतना easy कैसे हो गया? Because there's a system that works in this direction which is called SWIFT system। अब SWIFT की full form क्या है? Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication। आपको इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन से ही पता चल गया होगा कि ये एक मैसेजिंग सिस्टम है बैंक्स के बीच में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो अराउंड द वर्ल्ड फैले हुए हैं। देखिए ये कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खुद में स्विफ्ट एक इंस्टीट्यूशन नहीं है कोई, या फिर खुद में एक बैंक नहीं है, नहीं, ये एक नेटवर्क है, एक चैनल है which does not settle the money itself। ये कोई मनी को रोकता नहीं है, होल्ड नहीं करता फिर आगे भेजता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस इंस्ट्रक्शन मैसेजेस भेजता है कि ठीक है आपने यहाँ से पैसा भेजा, उस वाली जो बाहर वाली कंट्री के बैंक को वो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमारे यहाँ पे जो जिस बंदे ने पैसा भेजा है वो हमारे ही बैंक में हमने उसको रजिस्टर किया हुआ है, वो एक सिक्योर बंदा है, रजिस्टर्ड बंदा है, सही है, तो जो आपको वहां पैसा पहुंचा है वो आप उसको पास कर दीजिए और वो जो उसका फ्रेंड है उसको पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो ये सही है, सिक्योर एक वो भेज दी उनको कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सिक्योर है, सेफ है, फ्री ऑफ फ्रॉड है। ओके, तो इस मैसेजिंग नेटवर्क सिस्टम को स्विफ्ट कहते हैं। मैं आपको पूरा भी बताऊंगी कैसे एक्ट करता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। देखिए ये क्या करता है ना, इसको देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वेयर इज इट बेस्ड, मतलब ये पूरा सिस्टम का बेस है कहाँ पे, इट इज इन बेल्जियम। ठीक है, 1973 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज बेस्ड इन बेल्जियम। और इन्हें कंट्रोल कौन करता है? देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, जो स्विफ्ट सिस्टम है ना वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। कोऑपरेटिव सिस्टम समझते हैं ना आपके, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी ओनरशिप होती है और जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, आप समझ रहे हैं ना, यही कोऑपरेटिव बैंक्स का भी वो होता है, प्रीमाइस यही है। तो इसको जो कंट्रोल करता है ना वो सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं G10 कंट्रीज के साथ में, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम भी। अब G10 कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन,
यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स हैज टू बी देयर क्योंकि उन्हीं की सैंक्शन सबसे पहले आई हैं। ओके, ऐसी कंट्रीज होती हैं। लेकिन अब मैंने बोला 1973 में इसे इस्टेब्लिश किया था, तो इससे पहले भी तो कुछ कर रहा होगा। ऐसे थोड़े कि मतलब ये इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर शुरू ही 1973 के बाद हुआ, उससे पहले भी हो रहा था। मैसेज कंफर्मेशन तो तब भी देते होंगे एक दूसरे को सारे बैंक्स। तो तब एक थी मैसेज कंफर्मेशन सिस्टम था जिसे टेलेक्स कहते थे, TELEX। लेकिन इसे डिसकंटिन्यू इसे कर दिया क्योंकि कुछ इश्यूज थे इसमें, बहुत लो स्पीड थी। आपने आज मैसेज भेजा तो कल रात को जाके मिलेगा उनको कि आज एक ट्रांजैक्शन है, तो बहुत ही लो स्पीड। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे क्योंकि लीक हो जाती थी बीच में इंफॉर्मेशन। तो ऐसे कुछ इश्यूज आए जिस वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ओके, तो अभी अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो अराउंड 11,000 मेंबर बैंक्स हैं 200 कंट्रीज में फैले हुए जो स्विफ्ट से रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा ऑब्वियसली इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट टू हैज एन एक्सेस टू द स्विफ्ट सिस्टम। ओके, लेकिन 2 कंट्रीज हैं दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। अभी तो रशिया भी हो गया, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया तो बहुत ही पहले से स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से बाहर है। नाउ हाउ डज स्विफ्ट एक्चुअली वर्क? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का वो है एक स्विफ्ट कोड। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। अब जितने भी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सिस्टम में उनको एक कोड दिया जाता है स्पेसिफिकली, जैसे हमें एक आईडी कार्ड मिलता है अगर हम एक स्कूल में बिलोंग करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ये एक आईडी कार्ड है। दिस कोड इज लाइक एन आईडी कार्ड ओनली, जो आइडेंटिफाई करता है उस बैंक को पर्टिकुलरली, वो किस कंट्री में है, क्या लोकेशन है, और उसकी ब्रांच भी लिखी होनी है उस पर। ऑप्शनल है, मतलब ब्रांच, जैसे अगर आप SBI है तो SBI की भी तो ब्रांचेज हैं अलग अलग, है ना। तो वैसे ही ब्रांच ऑप्शनल है, पर ये किस कंट्री में है और कौन सा बैंक है ये तो एकदम मैंडेटरी होता है उस आईडी कार्ड में लिखा होना, उस कोड में बेसिकली। ओके, तो अगर मैं बोलूँ स्विफ्ट कोड है क्या, इट इज एन 8 कैरेक्टर्स कोड। ओके, मैं आपको एक बार ही बताऊंगी फिर इन सबको ब्रेक डाउन करके बताऊंगी। इट इज यू, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इटली में, इटली के मिलान जो है एक उधर वहां की लोकेशन है, एक सिटी है मिलान, है ना, वहां पे एक बंदा है जो बेस्ड है, उसको पैसे भेजने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से उस बंदे को पैसे भेजने हैं जो मिलान में इटली के बैठा है, मेरा एक दोस्त है वहां पे। ठीक है, तो उस इंसान का जो वहां पे जिस बैंक को वो यूज करता है उसका कोड है UNCRITMM। अब देखिए इसमें पहले 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो है UNCR, जो इंस्टीट्यूट कोड है। इंस्टीट्यूट कोड मतलब वो बैंक का नाम क्या है, बैंक का नाम है, जो बैंक का कोड है वो है UNCR, विच स्टैंड्स फॉर यूनिक क्रेडिट बैंक का, मतलब ये इटली का एक बैंक है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे SBI होता है वहां पे ये बैंक है। अब इसमें मैंने बोला था कि UNCR के बाद आता है IT, तो ये जो नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं ये IT स्टैंड्स फॉर इटली, मैंने बताया था कंट्री की लोकेशन, है ना, कंट्री कोड है ये। फिर उसके बाद बचता है MM, तो इसमें MM क्या है, फिर मैंने बोला था सिटी की कोड, है ना, जो सिटी का कोड है वो मिलान है। ओके, आप और भी ऑप्शनल होते हैं कि 3 कैरेक्टर्स और आगे भी जोड़े जा सकते हैं जो ब्रांच, इंडिविजुअल ब्रांच को भी डिनोट करें कि अच्छा मिलान में भी कौन सी वाली ब्रांच, मिलान इज ऑल्सो बिगर सिटी, राइट। तो ठीक है, ये होता है। तो अगर जैसे मेरे को अपने दोस्त को भेजना है तो मैं क्या करूंगी, अपने बैंक में जाऊंगी। ठीक है, अपने बैंक वाले उनको अथॉरिटी को बोलूंगी कि मुझे पैसे भेजने हैं, और मैं क्या करूंगी, अपने दोस्त का बैंक अकाउंट नंबर और अपने दोस्त का ये जो उसको स्विफ्ट कोड मिला हुआ है उसके बैंक को जो मैंने अभी बताया UNCRITMM, ये लेके जाऊंगी और उसको ट्रांसफर कर दूंगी। फिर जैसे ही मैं बोलूंगी अपनी अथॉरिटीज को, बैंक वाले, कि आप ट्रांसफर कर दो, जैसे ही हमारे बैंक वाली अथॉरिटीज उनको ट्रांसफर करेंगे उनको एक मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज पहुंच जाएगा तो वो बता देंगे कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, सही इंसान है, ये पैसे भेजना चाह रहा है अपने दोस्त को। तो आपका क्या पता, आपका जो वहां पे ये जिसको भेजना चाह रहा है वो है, वो सही बंदा है, वो रजिस्टर्ड है, तो कह देंगे हाँ जी हम क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर कर देंगे ट्रांजैक्शन और सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो जाएगी बहुत ही स्विफ्टली। ठीक है, बहुत ही तेज, एकदम अच्छे से सिक्योरली। तो ये है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्विफ्ट सिस्टम वर्क्स। अब देखिए रशिया पे तो सैंक्शंस लग गई हैं स्विफ्ट की, है ना, मतलब स्विफ्ट सिस्टम निकाल दिया, तो इसमें इम्पैक्ट क्या हो रहा है रशिया पे, देखिए बहुत ही डायर इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि जब आपने क्या होगा जब आपने हर तरह के कस्टमर, अब देखिए जैसे मैं अपने दोस्त को पैसे भेज रही हूँ, वैसे ही रशियन भी बहुत सारे बाहर वाले लोगों को अपने जो उनके वो है वो भेजते होंगे, जितने भी फॉरेनर उनके फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं कहीं बाहर रह रहे हैं, इन तरह की सबसे पहले तो खत्म होगी ट्रांजैक्शंस। ओके, सबसे पहले तो यही खत्म हो गया। फिर पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स की उनकी पेमेंट आनी है रशियन ट्रेडर्स की, या फिर उनको कुछ शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए अपनी कंट्री से बाहर से, जो हम भी तो देते हैं एक्सटर्नल क्रेडिट बोरो, जो बोरोइंग्स हैं ECBs जो इंडियन
जो कंपनीज हैं वो लेती हैं बाहर से, वैसी रशियन कंपनीज भी लेती होंगी, फिर वो नहीं ले सकते, तो इन इफेक्ट सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विल गेट पैरालाइज्ड, okay, because each and every trader who is engaged in any kind of international trade and finance would get affected by it. ओके अब देखिए मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ कि डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? देखिए जितनी भी ट्रांजैक्शन है, अगर हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में बैठे हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जैसे जिनको इशू करता है वीजा, मास्टर कार्ड या फिर एमएक्स, है ना। तो जब ये सारी कंट्रीज हेडक्वार्टर्ड ही वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, और ये सारी जो कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग थ्रू स्विफ्ट ओनली, और स्विफ्ट से ही रशिया को बाहर निकाल दिया, तो क्रेडिट कार्ड डिसेबल हो गए ना, सारे रशियन लोगों के क्रेडिट कार्ड डिसेबल हो गए। फिर वो वहां पे अपने जो डोमेस्टिकली जो उनको चीजें खरीदनी है, जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स होंगे उनके लिए दिक्कत। ऊपर से फिर जो रशियन सिटीजन्स हैं जो हु आर ट्रेवलिंग अब्रॉड, उनको कहीं बाहर घूमने जाना है, उनके क्रेडिट कार्ड तो चलते नहीं, वो बाहर तो आके क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना मोस्टली। कितनी क्यों आप करेंसी वो करवा लोगे, कन्वर्ट करवा लोगे दूसरी कंट्री में, तो फिर वो भी नहीं यूज कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। लेकिन व्हाट इज रशिया डूइंग अबाउट इट? रशिया मस्ट हैव बीन वर्किंग ऑन इट। अभी इन्होंने कहा कि हम ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स पे कर रहे हैं धीरे धीरे शिफ्ट, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं? एक मैं बता देती हूँ आपको, है SPFS, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फिनेंशियल मैसेजेस। दिस इज अ रशियन इक्विवेलेंट ऑफ द स्विफ्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर सिस्टम, जिसे डेवलप किया है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने ही। और देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रशिया इज वेरी स्मार्ट। ओके, रशियन सेंट्रल बैंक ने ये डेवलप कर लिया था 2014 में। अब आप पूछेंगे 2014 में क्यों डेवलप किया था, इन पे सैंक्शंस तो अभी लग रहे हैं। देखिए 2014 में रशिया ने एक और बड़ा महान काम किया था, उन्होंने इन्वेड किया था क्राइमिया को। आपको पता है यूक्रेन के बाहर वाली आउटर पेरिफेरल रीजन में क्राइमिया बसा हुआ है, तो क्राइमिया को भी इन्वेड कर चुका था। उनको पता था कि तब भी उनके ऊपर सैंक्शंस लगेगी, तो इन्होंने अपना पहले से ही बंदोबस्त कर लिया था। तो ये जो सिस्टम है, दिस इज समहाउ वर्किंग एज एन अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर रशियन सेंट्रल बैंक्स एंड अदर बैंक्स ऑल्सो। अब देखिए ऐसे ही चाइना के पास भी एक ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट का, जिसे वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, सिप्स। तो लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है अभी, क्योंकि बहुत ही सिर्फ अराउंड 1300 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए इससे क्या होगा ना, अगर चाइना बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है ना इस वाली चीज में, तो जैसे अगर रशिया सक्सेसफुल हो जाता है तो हम रशियन उसमें वो करने लग पड़ेंगे, रूबल्स जो होती हैं या फिर चाइना का जो भी करेंसी है उसमें, फिर वो लोग डॉलर की जगह उसके थ्रू आपस में ट्रांजैक्ट करने शुरू हो जाएंगे। इसका पता है एक और एडवांटेज है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं ना इन तरह के इक्विवेलेंट्स, तो इससे क्या होगा ना कि जैसे यूएस डॉलर की अभी मोनोपोली है, वो एक सोल वो है, यूरो भी है पर यूएस डॉलर ज्यादा यूज होता है ना, तो फिर वो एक ग्लोबल करेंसी बनने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, चाइनीज करेंसी का और साथ में रशियन करेंसी का। ओके, वैसे तो ये भी बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं, बट लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस। ओके, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्विफ्ट कैसे वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स प्ली टू मॉनिटर ड्रग प्राइसिंग। देखिए ये तो इतना, मैं क्या बताऊं आपको कि ये कितनी शॉकिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट अब देखिए एक प्ली सुन रहे हैं, जिन्होंने जो पिटिशनर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी जो डोलो 650 mg को वो करती है, मैन्युफैक्चर करती है, इट इज इंडल्जिंग इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। कैसे, मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो डोलो मैन्युफैक्चर करती है, इन्होंने ₹1000 करोड़ दिए हैं एज फ्री बीज टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ताकि जितने भी डॉक्टर्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब भी उनके पास कोई पेशेंट आए तो वो उन्हें बाकी दवाइयों के बदले में, जैसे किसी को बुखार चढ़ता है या कुछ भी, वो उनको रेकमेंड करें, वो उनको प्रिस्क्राइब करें डोलो। ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ये और एक अनएथिकल फेवरिंग है। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि अचानक से पैरासीटामॉल होती थी, काम दोनों सेम ही करती हैं, डोलो भी पैरासीटामॉल भी, है ना। तो मैं तो दोनों ही यूज करके देखी है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, अचानक से डोलो इतनी ज्यादा प्रेवलेंट कहाँ से होगी, मतलब पैरासीटामॉल भी तो वही है, सेम हुआ करती थी। तो क्यों? क्योंकि अब पता चला कि इसको तो एक अलग सा फेवर किया जा रहा है इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, जो पिटिशनर है मिस्टर पारेख, उन्होंने ये कहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो डोलो का अप टू 50 mg अगर कोई डोज है तो वो रेगुलेशन के अंडर आती है। ठीक है, उसका प्राइस रेगुलेशन होता है, लेकिन जो डोजेज है 500 mg के बाद
इट इज आउटसाइड रेगुलेशन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाऊंगी अभी। एक पिटिशन ये जो है उन्होंने अर्ज किया है कोर्ट को कि आप डायरेक्ट करिए गवर्नमेंट को कि वो क्या करे, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इसको एक स्टैट्यूटरी बेसिस दे दे। देखिए अभी तो एक कोड है, कोड क्या होता है, कोड एक गाइडलाइन के फॉर्म में होता है, एक डायरेक्शन के फॉर्म में होता है, जिस तरह की जो आपको एक लाइन ऑफ थॉट दे, एक लाइन ऑफ वो दे जिसके हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन वो कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे तो, है ना। जब तक आप उस पर एक लॉ नहीं बना दोगे तब तक उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता किसी अथॉरिटी द्वारा। तो जब तक आप इस कोड को लॉ नहीं बना दोगे, ये इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होती रहेंगी। ओके, तो बस यही। अब कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी आई थिंक इस बेंच को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास 10 दिन है, आप रिप्लाई करिए इस पिटिशन पे। अब मैं आपको बता देती हूँ ये कोड एक्चुअल में है क्या, जिसको पिटिशनर ने कहा है कि आप इसको स्टैट्यूटरी बेसिस दीजिए। देखिए ये एक वॉलंटरी कोड है जो इशू कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। Okay, and it relates to marketing practices for Indian pharmaceutical companies as well as medical devices industry। ठीक है, तो अभी तो ये देखिए बहुत सारी उस पर अप्लाई होता है ये कोड। जैसे मैं आपको बताऊंगी ये कोड के प्रोविजंस है क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये अप्लाई होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे, एजेंट्स पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, होलसेलर्स पे, रिटेलर्स पे, है ना, इन तरह की मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस पे। तो इस कोड के फीचर्स हैं क्या और क्या फायदा होगा अगर इसे आपको समझ आ जाएगा जब मैं बोलूंगी इस केस से रिलेटेड क्यों है। देखिए ये इसका प्रोविजंस ये कहते हैं इस कोड के, नो गिफ्ट्स, पेक्यूनरी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स इन काइंड में बी सप्लाइड, offered or promised to persons qualified to prescribe or supply drugs by a pharmaceutical company। देखिए कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी डॉक्टर को, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, या कोई भी इंसान जो प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी है दवाइयों की, वो उनको गिफ्ट्स या किसी भी तरह के लालच दे के, कोई भी फालतू के प्रोमिस करके कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ऐसी चीज़ों को ऑफर करके आप उनकी जो एक इंडिपेंडेंट वो है प्रिस्क्राइबिंग, उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जब जहाँ तक ट्रेवल फैसिलिटीज़ की बात है, जो जितने भी जो लोग हैं, जो मेडिकल एजेंट्स हैं, वो कंट्री में ट्रेवल करते हैं या बाहर ट्रेवल करते हैं, रेल, एयर, शिप, क्रूज, पेड वैकेशंस के थ्रू, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऐसे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स जो वैकेशन पे जाते हैं, इन तरह की ट्रेवल फैसिलिटीज़ को भी वो कर्ब करता है, ताकि कोई भी इंसान ऐसा ना कह दे कि जी हम आपको टिकट करवा देंगे, हम आपको क्रूज पे रुकवाएंगे 15 दिन। इस तरह की भी चीज़ें ना हो सके, इन तरह के फेवर्स ना दिए जा सकें। ठीक है, अब ये कोड एक और चीज़ करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द फ्री सैंपल ऑफ ड्रग्स शैल नॉट बी सप्लाइड टू एनी पर्सन who is not qualified to prescribe such product। मतलब वो इंसान क्वालिफाइड है नहीं उस तरह के सैंपल्स को, उस तरह के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो आप उसको फ्री सैंपल्स क्यों दे रहे हो, वो तो इस चीज़ का मिसयूज कर सकता है। आई होप यू गॉट दैट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में जो इस केस से रिलेटेड था वो तो एक गिफ्ट्स वाला प्रोविजन था कि गिफ्ट्स किसी को ना दिए जा सके, जिससे मतलब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग वो करते थे। देखिए फ्रीबीज का इशू हम इतने देर से पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि ये जो वोटर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ये, उसका इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन्फ्रिंज होता है क्योंकि वो वोट फिर इन बेसिस पे देने लग पड़ता है। इधर भी जो इन्फॉर्म, इसका तो एक बिल्कुल ही साक्षात एग्जाम्पल मिल गया कि इससे क्या होगा, फ्रीबीज अगर दी जाएंगी तो जो डॉक्टर्स के पास भी जो प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी है वो भी इन्फॉर्म्ड नहीं रहेगी। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट प्रैक्टिकली वर्क्स इन एवरी पॉलिटिकल और एवरी पर्टिकुलर डोमेन। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए कई आर्टिकल्स ना, आप जो मैं डिस्कस करती हूँ वो मैं एक बहुत ही एथिकल पर्सपेक्टिव से, जो भी समझ रहा है ना, जो भी समझदार इंसान है जो इस चीज़ को सुन रहा है, वो समझ जाएगा कि मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा क्यों डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ये आर्टिकल, विमेन विड्रॉज पिटिशन टू स्टॉप फ्रेंड्स यूथनेशिया बिड। ओके, अब देखिए यूथनेशिया आपको पता है क्या होता है। यूथनेशिया मतलब मर्सी किलिंग। It is a process of painlessly putting to death a person who is actually suffering from painful and incurable disease, or allowing them to die by withholding treatment or withdrawing artificial life support measures। यूथनेशिया को मर्सी किलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान बहुत ही पीड़ा में है, जिस
वो एक्चुअल में मॉर्बिड हो चुका है। मॉर्बिड मतलब ना वो चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, वो उनके लिए जीना दुश्वार हो गया। इससे अच्छा तो उनको एक पेनलेस डेथ दी जाए, जिसमें क्या होगा, या तो किसी पर्टिकुलर तरह के ड्रग से जो उनको वो सोएंगे तो सोते ही रहेंगे, और वो पेनलेस वे में उनको मतलब इस दुनिया से सी ऑफ कर दिया जाएगा, या आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ शुड आई डिस्क्राइब इट। या फिर क्या होगा, जिस तरह के अगर बाई चांस उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट हटा देना, उनको वेंटिलेटर से आर्टिफिशियल सपोर्ट देके जिंदा रखा हुआ है ना, तो उसको हटा देना, क्योंकि जितनी पेन में वो है इससे अच्छा तो वो ना रहे, उनके लिए अच्छा है ये बात, है ना। तो ये एक बहुत ही इस पे डिबेट चलती रहती है कि ये एथिकल है या फिर अनएथिकल है ना। आपको अरुणा शॉनबॉग केस अगर पता होगा तो वो भी एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है इस डिबेट का। तो देखिए अभी क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया है एक विमेन को, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पहले प्ली डाली थी। अब देखिए उन विमेन को ये परमिशन दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप पिटिशन को विड्रॉ कर सकते हो अपनी, जो आपने पहले डाली थी हाई कोर्ट में। इस पिटिशन को उन्होंने क्यों डाला था, देखिए उनका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है इन विमेन का, इस लेडी का जो है जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड, वो अपने लेट 40s में है, और ही सफरिंग फ्रॉम मेयाल्जिक एन्सेफेलोमाइटिस। इसमें क्या होता है देखिए, इसको एक और नाम दिया जाता है CFS, क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। आपको फैटीग नाम से ही समझ आ रहा होगा कि परमानेंटली आप थके रहते हो इस मेयाल्जिक एन्सेफेलोमाइटिस में, ठीक है। तो इसमें जब इंसान जो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा, बेड रिडन हो गया है, सिर्फ अपने कमरे तक 2 कदम चल के नहीं जा सकता, उसमें इतनी जान नहीं बची, वो एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। इसीलिए उन्हें स्विट्जरलैंड जाके इन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक फिजिशियन एडेड कंडीशंस में यूथेनेशिया के थ्रू अपना वो कर लेंगे, ही विल एम्ब्रेस डेथ थ्रू दैट प्रोसेस। तो लेकिन उनकी ये फ्रेंड ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, उनको बहुत ही कंसर्न थी अपने दोस्त के लेके, क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं। तो उन्होंने कहा, पहले एक पिटिशन डाली थी कि उनको रोक लिया जाए, उनको इमिग्रेशन सर्टिफिकेट ही ना दे सरकार, आप प्लीज़ हाई कोर्ट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करें ताकि उनका जो मतलब ऐसा डिसीजन है वो चेंज हो जाए। लेकिन अब क्या हुआ है, उनको ये पता चला कि उनका ऐसा कोर्ट में डालना पिटिशन को, इट हैज़ एक्चुअली डीपली ट्रॉमेटाइज्ड द पेशेंट। उनके जो फ्रेंड है वो और डीपली ट्रॉमेटाइज हो गया, वो और ज़्यादा उनकी कंडीशन बिगड़ गई है ये सोच के कि अब उनको जिस कंडीशन में वो और रहना पड़ेगा अपनी फ्रेंड की वजह से। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पिटिशन को विड्रॉ कर लिया और हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है, ठीक है। राइट, आई थिंक दिस वॉज इट। देखिए उस पिटिशन में उन्होंने क्या कहा था कि वो जो मेरा फ्रेंड है और जो हम भी हैं, हम पूरी मदद करेंगे, हमारे पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, वी आर प्रिटी वेल ऑफ। और तो अगर ये जो आप एक मेडिकल बोर्ड बिठाइए जो मेरे दोस्त की पूरी मेडिकल कंडीशन को एग्जामिन करे, और प्रोवाइड करवाइए नेसेसरी जो मेडिकल असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करवाइए, ताकि उसकी जो हेल्थ कंडीशन, हम जितना भी पैसा लगेगा हम उसके लिए तैयार हैं, चाहे भारत में चाहे भारत से बाहर, लेकिन आप प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लीजिए। तो ऐसा उनका कहना था, लेकिन ये डिसीजन उनको और ज़्यादा दुख दे रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी पिटिशन को विड्रॉ कर लिया। ओके, इंस्पेक्ट मेडिकल फैसिलिटीज गिवन टू केरला एंडोसल्फन विक्टिम्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको पता है एंडोसल्फन की वजह से बहुत सारे बच्चों की वहाँ पे बहुत हालत खराब हुई थी, स्पेशली केरला के जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो एक बेंच है जिसे अगेन लेड किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने डायरेक्ट किया है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। आपको पता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, फिर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, फिर होती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, है ना, जो एक एक्ट के माध्यम से, मैंने ये सब कुछ समझाया हुआ है, जिससे वो फ्री लीगल एड, फ्री एडवाइस, इन चीज़ों में मतलब जो इंसान इतने वेल ऑफ नहीं है कि वो अपने केस लड़ सके, तो उनको एडवाइस के लिए सरकार के द्वारा ये प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उनको ये उन्होंने डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप केरला के इन डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्पेक्ट कीजिए कि किन तरह की मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है जो विक्टिम्स हैं एंडोसल्फन के, ठीक है। और आके हमें आप रिपोर्ट बताइए, क्योंकि केरला पे हमें इतना भरोसा नहीं है कि इतना जितना विक्टिम्स के लिए किया जाना चाहिए वो कर रही है। तो एंडोसल्फन क्या है, एंडोसल्फन एक ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड है जिसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में, ठीक है। और इसे कॉमनली एक इसका ब्रांड नेम, ट्रेड नेम है जिसे हम थायोडिन कहते हैं, THIODAN, ओके। और बहुत ही बार ऐसे केसेस आए हैं, पहली बार इतना ज़्यादा सीवियर केसेस हम देख रहे हैं, लेकिन पहले भी केसेस आते थे, पर पहले छुप जाते थे, ठीक है, क्योंकि लोग इतना ज़रूरी नहीं समझते थे। लोगों को लगता था, देखिए जब
बंदा गरीब होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपना पेट पालना सबसे पहले। और मैं सच्ची बता रही हूँ कि उनको सबसे पहले ये लगता है कि उनके लिए बहुत आम बातें हैं कि उनके आसपास गांव में ऐसे बच्चों का जाना जस्ट बिकॉज किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से, आप जैसे मणिपुर में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को अंदर डाल देते हैं, चाहे 2 पैसा कम जाए उससे, कि वो आप उस होल में, जैसे रैट होल माइनिंग कहते हैं, आप नीचे से कोयला निकालने वाला, इतनी पतली होती है कि बच्चा ही जा सकता है उसके अंदर, वो बच्चे अंदर रह जाते हैं, बारिश आई ऊपर से बंद हो गया और वो मर गया। ऐसे केसेस बहुत बहुत वो यूजुअल हैं छोटे छोटे गाँवों में, वो जो देखते हैं। ठीक है, अभी तक छुप जाते थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है, बातचीत होने लगी आज इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए जो एंडोसल्फान है, जो इंसेक्टिसाइड है, इसकी वजह से बहुत ही ग्रेव मेडिकल कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी, जो इस केस में हो रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ। न्यूरोटॉक्सिसिटी के साथ साथ बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज, है ना, बहुत सारा पॉइजनिंग, इन सब चीज़ों से होता है। और इन्हें किन तरह की क्रॉप्स पे स्प्रे किया जाता है एंडोसल्फान को? कॉटन, कैश्यू, कैश्यू आपको समझ गया होगा कि केरला में क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि कैश्यू और पेडी दोनों के ही केसेस में इसे स्प्रे किया जाता है, और केरला दोनों ही प्रोमिनेंट क्रॉप्स उगाती है। टी के केस में भी, टोबैको के केस में भी, इनको कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को, किस तरह के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है? व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स, बीटल्स, वर्म्स। ओके, और आपको ये भी बता दूं, अगर आप थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के उससे भी वाकिफ हैं तो आपको पता होगा, एक है रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन है, इट इज अ कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, है ना। तो ये जो एंडोसल्फान है, इट इज लिस्टेड अंडर बोथ द कन्वेंशंस। ठीक है, आपको ये चीज तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्या पता एक ऑप्शन दिया हो जिसमें एंडोसल्फान भी हो इन दोनों कन्वेंशंस की लिस्ट में, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, okay. Let's move on to the next article. हाँ, मुझे आप लोगों से एक और चीज़ पूछनी थी, आप प्लीज़ कमेंट करके इस चीज़ का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ डू नॉट बी हेजिटेंट अबाउट इट, क्योंकि मेरे लिए ये फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे कब चाहते हैं, आपके लिए क्या कन्वीनियंट टाइम है कि मैं 11 से 12 के स्लॉट में, मतलब 11 बजे से 12 बजे के स्लॉट में इन वीडियोस को अपलोड करा करूं, या मैं अभी जैसे ही रेगुलरली 2 से 3 के बीच में करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अभी तो मुझे कम्युनिटी सेक्शन नहीं मिला, तो जैसे ही कम्युनिटी पे अगर कुछ डिस्कस करने के लिए होगा तब और ईजी हो जाएगा, पर क्योंकि अभी मुझे वीडियो के माध्यम से ही आपसे पूछना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा 11 to 12 का स्लॉट या फिर 2 से 3 वाला। ठीक है। बॉर्डर स्टेट्स टोल्ड टू वॉच आउट फॉर डेमोग्राफिक चेंजेस। देखिए बॉर्डर स्टेट्स को बोला गया है हमारे होम मिनिस्टर द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, कि वो आप देखिए स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखिए कि कोई भी डेमोग्राफिक चेंजेस तो नहीं हो रहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, कोई रेडिकलाइजेशन तो नहीं हो रही, किसी तरह की पॉपुलेशन पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब किसी और जाति नहीं, किसी और पर्टिकुलर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा तो नहीं हो रही। जैसे एक शायद इनके पास केस आया था कि उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में और बिहार के मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है जहाँ पहले हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी, यही केस शायद इनके पास आया था, इस वजह से सिस्टम इन्होंने इस बारे में बात करनी शुरू की है। तो मिस्टर शाह जी का ये कहना है कि देयर विल बी सून अ लॉन्च ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, एंड आई रेकमेंड कि उसको बहुत स्ट्रेंथन करके यूज़ किया जाए सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, ताकि बॉर्डर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी विजिलेंस प्रॉपरली हो पाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह के हम सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं, जैसे नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री ने डेवलप किया है, तो इसको ग्रास रूट लेवल पे भी पुलिसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, तो एक बेटर इन्वेस्टिगेशन होनी पॉसिबल हो जाएगी। और बेसिक प्रिंसिपल देखिए इन्होंने ये कहा है, जो मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसी होगी वो ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट नीड टू नो, इट इज़ अबाउट नीड टू शेयर एंड ड्यूटी टू शेयर। मतलब देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की है इन्होंने, बेसिकली उनको तो पता चल जाएगा नीड टू नो कि क्या दिक्कत है, लेकिन अभी शिफ्ट हो जाना चाहिए आपका नीड टू शेयर एंड ड्यूटी टू शेयर। मतलब वो आप कम्युनिकेट करो, बताओ अगर किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस, रेडिकलाइजेशन, कोई इंट्रूजन हो रही हैं, कोई भी तरह के और दिक्कतें होती है, तो आप फटाफट से शेयर करो, बहुत ही स्विफ्टली, प्रॉम्प्टली सरकार के साथ। ठीक है, यही इन्होंने बोला है कि एक अप्रोच की चेंज की ज़रूरत है हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को। ऑलराइट, ये यहाँ पे डिस्कस हो गया है। ओके, आई थिंक जैसे आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा। ओके, बस्टर्ड्स अडैप्ट टू प्रोड्यूस 2 एग क्लच। अब देखिए क्या हुआ है कि अभी तक क्या बिलीव किया जाता था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है
जो आपको पता है वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ही पाई जाती हैं। वैसे तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो वो जैसलमेर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें काफ़ी पाया जाता है, स्पेशली डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो अभी तक वो जब एग्स ले करती थी तो पिछली 1 सेंचुरी से, मतलब पिछले 100 सालों की रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि वो सिर्फ सिंगल एग ले करती थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। लेकिन अभी क्या है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने दे आर डेवलपिंग एंड दे आर अडॉप्टिंग अ न्यू बिहेवियर ऑफ गिविंग क्लच ऑफ 2 एग्स एट अ टाइम, मतलब ये 2 एग्स साथ में ले करने का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ऐसा क्यों हुआ है ना, क्योंकि उन्हें मॉनसून सीजन में यानी रेनी सीजन में एक एडिशनल प्रोटीन रिच डाइट मिली है, जिस वजह से उनके पास ये एग लेइंग कैपेसिटी आई है। और ये देखिए पिछले साल भी 2020 में पिछले साल भी ऐसा 1-2 केस देखे गए थे। हाँ, 2 केसेस ऐसे देखे गए थे जिन्होंने 2 एग्स एक साथ ले किए थे, लेकिन इस बार 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ने दोनों एग्स को साथ में ले किया है, जो मतलब एक वाइडर सैंपल हमें प्रोवाइड करता है इस चीज का कि हाँ शायद धीरे धीरे ये बिहेवियरल चेंज आ रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स में। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन रिच डाइट कैसे मिली आपको। देखिए जब बहुत ज़्यादा रेन ज़्यादा होती है ना, अभी जैसे 20 मिलीमीटर ज़्यादा हुई है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे क्या हुआ है ना, जो उसके लिए नेचुरल फीड होता है, घास वगैरह ये सब जितना भी होता है वो ज़्यादा, उसकी पैदावार अच्छी हुई है ना, फिर वो उसको खाएंगे। जब ज़्यादा फीड अच्छा और हेल्दी और ऐसा मिलेगा तो ऑब्वियसली आप हेल्दी रहोगे, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर्टिकुलर अच्छे उससे फंक्शन करेगा, है ना। तो वही इनके साथ हुआ है। ओके, ऑलराइट, आई थिंक दिस वाज इट। आपको पता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये क्यों कैटेगरी में IUCN की लाई करती है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो वाइल्ड में कह रही हूँ, डोमेस्टिकली नहीं, वाइल्ड में 150 से भी कम है। आई थिंक दिस वाज इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। Don't misuse GST law to make arrests, says Center. Very important. Why? Because क्या हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है हमारा, फिनेंस मिनिस्ट्री का, उन्होंने 2 सेपरेट कम्युनिक्स निकाली हैं वेंसडे को, और उन्होंने उसमें इंस्ट्रक्ट किया है GST ऑफिशियल्स को कि आप समन मत करिए कंपनीज के टॉप, समन पता है ना आपको, बुलाना डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन प्रेजेंट करने के लिए ऑफिशियल्स को। तो आप मतलब किसी भी कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को समन नहीं करिए रूटीन मैटर्स के बेसिस पे, और प्लीज उन टैक्स पेयर्स को अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपके पास एक डेफिनेट एविडेंस ना हो कि उनका इंटेंशन ही है इवेड करने का टैक्सेस को। क्या पता कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अपने टैक्स प्रॉपरली नहीं भर पाए हो, ऐसा भी तो हो सकता है, डेडलाइन को मीट ना कर पाए हो, सर्वर डाउन हो गया हो, उन्हें शायद इन्फॉर्मेशन इतनी ना हो कैसे प्रॉपर्ली प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो जब तक ये इंटेंट क्लैरिफाई नहीं हो जाता कि उनका इंटेंट ही है टैक्स एवेजन का, तब तक आप अरेस्ट भी मत कंडक्ट कीजिए। देखिए ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगी अभी अरेस्ट की प्रोविजंस क्या है GST लॉ के अंडर, लेकिन आपको ये तो सबसे पहले बात पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना लास्ट ईयर अगस्त में ही एक डिसीजन दिया था, एक वर्डिक्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था जस्ट बिकॉज एन अरेस्ट कैन बी मेड अंडर अ लॉ डज नॉट मीन इट मस्ट बी मेड। जस्ट बिकॉज जो GST लॉ है वो परमिट करती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आप अरेस्ट कर सकते हैं वायलेटर्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट होना ही चाहिए किसी भी आप रूटीन मैटर के लिए लोगों को अरेस्ट करने लग पड़ो, हरास करने लग पड़ो। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, जिसे हम टैक्स टेररिज्म भी कहते हैं, है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, तो ये चीज नहीं चलेगी। तो इसी के उसमें सेंटर ने ये डिसीजन लिया है, गाइडलाइंस निकाली हैं। ओके, approval to arrest must only be granted only where the intent to evade tax or commit crimes leading to availment of wrongful intent। देखिए ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि GST लॉ, जैसे कि मैंने बताया कि अरेस्ट भी हमने बहुत कुछ देखा। देखिए GST को मैंने पता नहीं, आई हैव डिस्कस GST umpteen टाइम्स, है ना, तो आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो के फॉलोअर्स हैं तो प्लीज आपको पता होगा। अब GST के बाद हमें देखना है, ये बहुत अलग चीज है, पता है GST के बारे में, GST काउंसिल के बारे में हमें पता है, डिसीजन मेकिंग चीज के बारे में पता है हमें, डायरेक्ट टैक्स पता है, इनडायरेक्ट टैक्स पता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं डिस्कस किया कि अरेस्ट के प्रोविजंस क्या हैं GST के अंदर। और आपको मुझे नहीं लगता है कोई मटेरियल ये बताएगा भी कि किस तरह से अरेस्ट प्रोविजंस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी GST रिलेटेड ऑफेंसेस के अंडर कोई भी अरेस्ट करनी होती है तो सिर्फ तब हो सकती है जब एक अमाउंट का जो घपला उन्हें लग रहा है या सस्पेक्ट कर रहे हैं वो द अमाउंट एक्सीड ₹2 करोड़।
ओके। एंड द टैक्स ऑफिशियल्स, देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा होने के साथ साथ एक और चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एडिशनल फैक्टर, कि टैक्स ऑफिशियल शुड हैव अ रीज़न टू बिलीव कि जो पर्सन है, जो पर्सन कंसर्न्ड है, ही और शी विल ट्राई टू टैम्पर विद एविडेंस, मतलब वो एविडेंस को भी इन्फ्रिंज करने का, डिस्टॉर्ट करने का भी ट्राई करेगा साथ साथ में, और वो कर रहा है। जब तक ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं होगी तब तक एक अरेस्ट कैन नॉट बी मेड अंडर जीएसटी। ओके, सो ये देखिए क्लेरिफेंस, अभी ये जो क्लियरेंस दी गई है, ये आई थिंक ये अभी जो सीबीआईसी जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उनके द्वारा ही क्लैरिफाई किया गया है, वो भी सिर्फ 17 घंटे पहले। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर हम ये 17 घंटे पहले वाली गाइडलाइंस के अलावा अगर हम डिस्कस करें अभी तक, if we want to know when can someone be arrested under GST, so we must know section 132 of the GST law. ओके, तो ये क्या कहता है कि कोई भी अगर इंसान ने एक ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 132 के अंडर, ठीक है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और अगर बाय चांस जो ऑफेंस है वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट वाला टाइप का जो ऑफेंस होता है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ऑफेंस होता है, तो उसको अपेयर करवाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स। अब देखिए, आपको ये जानना जरूरी है कि सेक्शन 132 के अंडर किन तरह की अरेस्ट रेगुलेशंस अप्लाई की जाती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अगर कोई भी इंसान जो टैक्सेबल है, यानी कि उस पर टैक्स बनता है, ठीक है, और अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है लेकिन वो इनवॉइस को इशू नहीं करता या फिर फॉल्स इनवॉइस इशू कर देता है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा एक वॉयलेटर के रूप में। ठीक है, मैं आपको बस बता रही हूँ वॉयलेटर्स कौन कौन से होते हैं, किन तरह के ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 132 के अंडर। ठीक है, तो अब देखिए इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस जैसे मैं एक सेलर हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, आप मेरे बायर हैं, ठीक है, आपने मेरे से 1 किलो आटा 2 किलो चीनी खरीदा, ठीक है। अब मैं आपको एक बिल बना के दूंगी, एक इनवॉइस दूंगी, जिसके अंदर मैं लिखूंगी कि 1 किलो आटा मेरे यहाँ पे 100 रुपए का है, तो मैंने इस बंदे से 1 किलो आटे के लिए 100 रुपए लिए। 2 किलो चीनी मेरे यहाँ पे 200 रुपए की है, तो मैंने इस बंदे से 200 रुपए लिए, और टोटल मैंने 300 रुपए लिए। ठीक है, तो ये मैंने क्वांटिटी के साथ साथ मैंने उसका अमाउंट, ये सब कुछ अपने इनवॉइस में मेंशन किया, और मेरी दुकान का नाम भी, और जो भी मेरे को मतलब ऐसे वो है एक्स्ट्रा वो उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो अगर बाय चांस आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं लेकिन आप इशू इनवॉइस को नहीं कर रहे, आप फेक इनवॉइस कर रहे हैं, मतलब फॉल्स इनवॉइस भी कर रहे हैं, बाय चांस आपने बेचा ज्यादा का हो लेकिन आप दिखा कम रहे हैं, है ना, आपने बेची 4 किलो चीनी है, आप दिखा 2 किलो चीनी बेची हुई रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टैक्स कम बनेगा, है ना, तो आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉल्स इनवॉइस भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मतलब देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने फेक इनवॉइस वाला बताया, हाँ दूसरा भी यही है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे वैसे एक वॉयलेशन के रूप में दिखाई जाती है कि अगर आप जीएसटी फाइल करने में थोड़ी देर हो गई गवर्नमेंट को, विद इन 3 मंथ्स आपने फाइल नहीं किया जीएसटी, तो ये भी एक ऑफेंस है वैसे तो, पर इसमें थोड़ी छूट मिल जाती है अगर आप थोड़ा अपनी रिपोर्ट कर दें इशू को। तो आई थिंक दिस इज नॉट एन ऑफेंस अंडर विच एन अरेस्ट कैन बी कंडक्टेड, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी। और क्या क्या होता है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही सब चीज़ें थी। और हाँ, अगर बाय चांस आपने ऑलरेडी, आप एक ऑफेंडर हो जीएसटी लॉ के अंदर, आप ऑलरेडी एक बारी ऑफेंस को कमिट कर चुके हो, फिर आपने दूसरी बार किया ना, तब तो आपके ऊपर बड़े चांसेस हैं कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, देन यू विल हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ओके, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई थिंक आपको यही सब कुछ पता होना चाहिए था, एंड आई हैव डिस्कस दैट। और 2 करोड़ वाली चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए थी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। ऑल राइट, ओके, देखिए मैंने कल आपसे एडिटोरियल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कल या परसों में कि उसमें एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का ये आपको सजेस्ट कर रहा था हमारे इंडिया को, कि इंडिया को पता है क्या करना चाहिए, इंडिया को मदद करनी तो नहीं रोकनी चाहिए, वो कितना भी चाइनीज की वेसल उन्होंने अलाउ कर दी हो हम्बन टोटा पोर्ट पे आने के लिए, लेकिन इंडिया को असिस्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन में है। लेकिन उसके साथ साथ उसे बहुत ही लाइक माइंडेड कंट्रीज और भी जो क्रेडिटर्स हैं, सिर्फ चाइना नहीं थोड़ा उनको क्रेडिट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, इंडिया ने भी दिया हुआ है, जापान ने भी दिया हुआ है, ऐसी, और यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज, जिससे अगर आईएमएफ से लोन लेना है तो यूएसए का आईएमएफ में एक बहुत बड़ा वोटिंग शेयर है, तो हर लोन यूएसए के उससे ही पास होके जाता है। तो इन सारी कंट्रीज को मिलकर ना थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को श्रीलंका के इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे उनका बहुत ज्यादा जो टिल्ट चाइना
चाइना की तरफ है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो। तो अब देखिए उस पर एक साक्षात एक एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने के लिए मिल गया है। अब देखिए कोलंबो यानी कि श्रीलंका ने जापान को ये कहा है, जापान भी एक बहुत ही पावरफुल क्रेडिटर है श्रीलंका का, आज तक रहा है, उसे ये कहा है जितनी भी इंडियन ओशन कंट्रीज हैं आप प्लीज ऐसा करिए, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो जापान है ना, जापान से रिक्वेस्ट की है श्रीलंका ने, आप प्लीज बायलेटरल लेवल पे ना प्लीज आप चाइना से इंडिया से ना टॉक्स करो और आप प्लीज एक वे आउट निकालो कि हम एक बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो आप ऐसा करिए प्लीज थोड़ा माफ करवाने का या फिर थोड़ा सा डेट रीस्ट्रक्चर करवाने का प्लीज थोड़ा कुछ निकालिए वे सारे मिलके ना। आपको मैंने बताया था डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब एक डेट का नेचर चेंज कर देना, रीस्ट्रक्चर कर देना, जिस हिसाब से उस पर जो इमीडिएट बर्डन है एक इंसान पे वो कम हो जाए। ये बिल्कुल सॉफन करने की तरह ही होता है लोन को। जैसे क्या करेंगे कि बाई चांस आपका रिटर्निंग पीरियड बढ़ा दिया कि आप ठीक है आप 50 साल बाद वापस कर दीजिएगा, थोड़ा सा उस पर वो कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम लगा दिया, कुछ थोड़े से कंसेशन दे दिए, कुछ इस तरह का गुडविल एक्ट करना, मतलब डेट रीस्ट्रक्चर करने की बात उन्होंने बोली आप करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं चाइना ने टेस्ट किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम को नियर इंडियाज बॉर्डर। चाइना की स्टेट मीडिया ने ऐसा ब्रॉडकास्ट करके जो इमेजेस दिखाई हैं जिसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि हम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, किसके द्वारा? जिनजियांग मिलिट्री कमांड द्वारा, जो कराकोरम प्लेटो रीजन में प्रेजेंट है इंडियन बॉर्डर के। आपको पता है कराकोरम रेंज जो माउंटेन रीजन है जो हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए जाता है, पाकिस्तान से आता है, आपको सब कुछ पता होगा। तो वहाँ के बिल्कुल आसपास ये कंडक्ट किया गया है। अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स। ओके, यहाँ पे देखिए जो एक एडिटोरियल है वो रोहिंग्यास के बारे में आया है। आपको पता है कि क्या हुआ था वेंसडे मॉर्निंग को, क्या हुआ ना, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही शानदार ट्वीट किया। मतलब उन्होंने एक दिखाया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक लैंडमार्क डिसीजन आने वाला है। वो ये है कि सेंटर क्या करेगी, सेंटर एक जो आज तक हमारी नॉन अकोमोडेटिंग पॉलिसी रही है रोहिंग्यास की तरफ, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, ये जो लोग हैं, ये जो हम उनको रिफ्यूजीज की तरह ट्रीट करेंगे। अभी तक तो हम इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे थे रोहिंग्यास को, ठीक है, जो म्यांमार की परसिक्यूशन से फ्ली करके आए हैं। आपको पता है ना, म्यांमार की आर्मी ने, जनता ने उन पर अटैक किया था कि आप टेररिस्ट हो, आप ये हो, रिलीजियस उस पर आइडेंटिटी उस पे बेसिस पे, है ना। तो फिर उन बेचारों को भाग के बांग्लादेश और इंडिया में आना पड़ा था। 2017 की बात है ये, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखिए अभी तक क्या, फिर ऐसे हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा ये जो रिफ्यूजीज हैं, पहली बार हमने उनको ये कहा कि वो रिफ्यूजीज हैं। अभी तक तो ये जो सरकार है हमारी वो इसको नहीं मानती, है ना। तो उनका ये कहना है कि मतलब इन्वोक्ड एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, और उन्होंने ट्वीट किया कि रिफ्यूजीज को शिफ्ट कर दिया जाएगा दिल्ली के बक्करवाला जगहों पे, जितने भी EWS फ्लैट्स हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले फ्लैट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उनको इनफैक्ट एक राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगी ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर उसके 7 घंटे बाद, एग्जैक्टली 7 घंटे बाद एक और ट्वीट आता है। इनफैक्ट अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स कम अप फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्चुअली द यूनियन होम मिनिस्ट्री। क्योंकि आपको पता है, देखिए मैं आपको एक बात आज बता देती हूँ, मैंने अपनी पहली ही बहुत सारी वीडियोस में भी ये बोला है, लेकिन क्योंकि आज चैनल थोड़ा सा आगे आ चुका है पहले के मुकाबले, तो मैं बस आपको, अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि एक एनालिसिस का मतलब होता है कि आप चीज़ों को, ये भी जो दूसरा एडिटोरियल पढ़ूंगी मैं उसके रिस्पेक्ट में भी कह रही हूँ, और ये जो एडिटोरियल पढ़ रही हूँ इसके रिस्पेक्ट में भी, जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, एक इशू का एनालिसिस करते हैं ना, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेंट की तरह रहिए, एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखिए, ऊपर से फैक्ट्स देखिए, यू कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर एंड जस्ट लुक एट देम। आप पार्टिसिपेंट मत बनिए, ऑब्जर्वर रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए। जब आप अपने इमोशंस के साथ उसमें पार्टिसिपेट करने लग पड़ेंगे ना, मतलब देखिए जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना एक एनालिसिस में, तो आप कंक्लूजन पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं, क्योंकि आपका दिल जो कह रहा है कि ये सही हुआ है या ये गलत हुआ है या इस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। देखिए एक बात फैक्ट है, आप इस चीज़ को कितना भी नकारिए कि कोई भी कहते हम गैर सियासी इंसान है, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वोट नहीं करता। मतलब नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है कि किसी की एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन थोड़ी सी नहीं है, क्योंकि हम वोट सबको करते हैं, सब वोट करते हैं, तो वोट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ही करते हैं ना, है ना। तो
हम कुछ सोच समझ के करते हैं, हर इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है, लेकिन जब आप एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हो ना, प्लीज़ अपनी उन हर तरह की इमोशंस जो आपके किसी से जुड़े हैं उसको साइड पे रख के सिर्फ फैक्ट्स देखिए, फिगर्स देखिए, सही और गलत पहले ही लेके मत चलिए। सही और गलत का जो डेफिनेशन है वो एनालिसिस के बाद आती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं आनी चाहिए, बस उसको एक सीरीज की तरह देखिए। और वही मैं कहना चाहूंगी, वही मैं करती हूँ। एक एनालिसिस सही रूप में सिर्फ तभी हो सकता है जब आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसमें, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे ये कहना है कि अभी तक 7 आवर लेटर ही क्या हुआ, फिर एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आई यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा। क्यों आई? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया इस ट्वीट के खिलाफ, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, कि हमें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि वो हमारी ही जगह पे अब उनको राइटफुली घर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी पॉलिटिक्स है कि उनको थोड़ा सा रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। तो फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो पॉलिसी रोहिंग्याज के प्रति पहले हुआ करती थी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हमारी आज भी वही है। इनको, हमारा प्लान सिर्फ इनसे रिलेटेड एक है कि इनको वापस भेजना है अपनी होम कंट्री में, इनको डिपोर्ट करना है, यहाँ पे इनको रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ है कि जो रोहिंग्या एक्सोडस था तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है। 2017 में तो जो हुआ इनके साथ ऑब्वियसली वो गलत हुआ, लेकिन अब जब से फरवरी में जो कू हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, तो तब से और ज़्यादा इनके ऊपर काफ़ी प्रताड़नाएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अगर हम अक्टूबर 2021 की बात करें तो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटर्स, उन्होंने जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को इन्फॉर्म किया कि मोर देन 15,000 रोहिंग्यास हैव एक्चुअली क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया इन दीज 8 months सिंस द कूप। आप सोचिए, अभी तो और टाइम हो गया, हम तो 2022 के भी 8वें महीने में आ गए हैं, तो कितना पहले से भी ज़्यादा रोहिंग्या पॉपुलेशन यहाँ आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ ना, इस जगह अगर हम सिर्फ बीजेपी की ही पॉलिसी को ब्लेम करते हैं, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली अपने यहाँ के लोगों के लिए भी सही से जगह नहीं है रहने के लिए। स्पेशली दिल्ली तो इतना ज़्यादा अकोमोडेटेड है कि यहाँ पे ही लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, यहाँ अपने लोगों का पेट नहीं पल रहा, तो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। 2 लाख के अराउंड रोहिंग्यास का आ जाना हमारे बॉर्डर पे, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही कि हाँ कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये सोचना मुश्किल है। सबसे पहले देखो, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, प्रायोरिटी तो वही रहेगी ना सरकार के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर आप प्लीज कभी मत भूलिए। एकदम ब्लैंकेट किसी भी सरकार का वो करने से पहले हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए। देखिए अगर हम म्यांमार और इंडिया की बात करें, ये एक 1600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर को शेयर करते हैं म्यांमार हमारे यहाँ की 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। कौन सी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आई थिंक फिर अप्रैल में क्या हुआ, लास्ट ईयर के अप्रैल में सेंटर ने क्या किया, उन्होंने इन चारों स्टेट्स को बोला कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो एज पर लॉ, और एक विजिल को मेंटेन करो बॉर्डर पे ताकि रोहिंग्या इन्फ्लक्स ना हो। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल अथॉरिटेटिव वर्ड्स में ये बोल दिया गया था कि कोई भी आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी भी एक सेक्शन को रिफ्यूजी डिक्लेयर कर सकें। ऐसा क्यों है? देखिए इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है रिफ्यूजी कॉन्वेंशन को 1951 वाले, तो जब तक हम उस कॉन्वेंशन को साइन नहीं कर सकते कर लेते, तब तक हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी भी सेक्शन को रिफ्यूजी बोल सकें। देखिए पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम साइन करें ना करें, ठीक है, इस रिफ्यूजी कॉन्वेंशन को, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इंडिया का जो आप पास्ट उठा के देखेंगे ना, इंडिया ने बहुत सारे रिफ्यूजीज की बहुत हेल्प की है। हम रिफ्यूजी नहीं बोलते उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिब्बतन्स, आप एक बारी अगर कोई दिल्ली में रहता है तो मजनू का टीला वाला जो एरिया है आप जाके देखिए, वहाँ पे कितने तिब्बतन्स हैं। दे हैव इमेंस लव फॉर इंडिया। इनफैक्ट कहीं जो बहुत, जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेट किया था, आई हैव बीन टू देयर माई सेल्फ एंड आई हैव कंडक्टेड अ सर्वे ओवर देयर, और उन लोगों ने इतना ज़्यादा, मतलब आई मेट एन आंटी देयर एंड शी सेड कि आप न्यूज़पेपर में छापिए, आप जहाँ छापने बोलिए कि हमारे लिए जो इंडिया है वो कोई देश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने चाइना की इन्वेजन से हमें प्रोटेक्ट किया, हमें खाना दिया, हमें रहने की जगह दी, और हम आज बहुत खुश हैं इस देश में। सो सच इज द काइंड ऑफ लव एंड सच इज द काइंड ऑफ लव इंडिया हैज एक्चुअली गिवन टू दीज कम्युनिटीज। तो रिफ्यूजी करे ना करे, हमारा पास्ट इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तिब्बतन्स को आप देख लीजिए, जो श्रीलंकन तामिल्स हैं, जो श्रीलंकन तामिल्स वहाँ से आए, या बांग्लादेशी से जितने भी बंगालीज आए थे ईस्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ था, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इस एडिटोरियल का ये कहना है, पर रोहिंग्या जस्ट बिकॉज मुस्लिम्स हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट
के लिए ये एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुस्लिम्स तो कभी परसिक्यूट हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा ऑफेंडर होते हैं, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है, ठीक है। तो फिर देखिए एक और यहाँ पे कैच है, पता है अभी मैंने बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सच में हमारे टेरिटोरियल उस पर एक बड़ा वो होगा, बर्डन पड़ेगा हमारी सरकार के पर्स पे भी। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो 2 लाख लोगों को ये देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर एक आता है CAA एक्ट, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए उसमें म्यांमार एक कंट्री नहीं है ना, और हम बाकी जितनी भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं हम उनको वो देना मतलब तैयार हैं, उनको सबको देना तैयार है कि हाँ हम आपको यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे 6 साल के अंदर अंदर, जो भी बाकी हिंदू जैन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज से आएंगी। लेकिन म्यांमार उसमें इंक्लूडेड नहीं है और उसमें मुस्लिम वर्ड इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट बिकॉज ये रीजन तो नहीं है ना। अब थोड़ा कॉन्ट्रैरी हो गई है ये वाली सिचुएशन। तो ये रिलीजन क्राइटेरिया तो नहीं है कहीं डिसाइड करने का कि किसे हम एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देंगे या बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करेंगे, वो भी तो लाखों की तादाद में ही आएंगे ना। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गई तो कल को उनके साथ वहाँ गलत होगा तो वो भी तो लाखों की तादाद में आ सकते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आप तैयार हो, उनको खाना देने के लिए तैयार हो, लेकिन रोहिंग्यास को देने के लिए तैयार नहीं हो। ये अभी तक समझ नहीं आया, ये एडिटोरियल ये कहता है, ठीक है। बट द गवर्नमेंट शुड आस्क इटसेल्फ, कैन अ कंट्री एस्पायरिंग फॉर अ ग्लोबल पावर स्टेटस, अगर आप विकसित भारत का स्टेटस चाहते हैं तो आप क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि मुस्लिम थोड़े कम वल्नरेबल हैं लेकिन बाकी बुद्धिस्ट हिंदू जैन ज्यादा वल्नरेबल है? कहीं ऐसा तो नहीं है, आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो? एक विकसित भारत दिमाग से भी तो विकसित होना चाहिए। ओके, तो एक केस है सुप्रीम कोर्ट का जो आपको पता होना चाहिए, जो 2015 का एक केस है जिसका नाम है डोंग लियान खाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये याद दिलाया था कि एक कंट्री जिसने इतना ज़्यादा सेंसिटिव हैंडलिंग किया आज तक रिफ्यूजीज, जैसे कि मैंने आपको तिब्बत का बताया, जैसे कि मैंने आपको श्रीलंकन तामिल्स का बताया, ईस्टर्न पाकिस्तान से जो आए थे उनका बताया, उसके लिए एक रिफ्यूजी लॉ ही नहीं है उस कंट्री के पास। हमारे पास, हमने ना रिफ्यूजी कन्वेंशन को किया हुआ है साइन, ना हमारे पास कोई खुद का रिफ्यूजी लॉ है। हम केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करते रहते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। तभी तो आज तक रिफ्यूजीज का ये जो आए हैं रोहिंग्याज, इनका कोई अभी तक वही नहीं निकला सोल्यूशन, क्योंकि हम अपने डिस्क्रिशनरी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इनको कितनी मदद करनी है। तो एक रिफ्यूजी लॉ तो लाओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ओके, ऑल राइट। अब इन्होंने यही कहा है एडिटोरियल ने कि बहुत ही ये जो रोहिंग्या क्राइसिस है ये तो बिल्कुल ये दिखाता है कि कितना अर्जेंट डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है इस केस में। अब देखिए डॉक्टर प्रताप भानु मेहता ने बिल्किस बानो केस, आप प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप मेरा 17 अगस्त वाला वीडियो जाके प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने बिल्किस बानो केस पूरा डिस्कस किया है, कैसे रेमिशन पॉलिसी 1992 की, 2014 की, ये सब कुछ कैसे गुजरात गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, CBI कोर्ट का क्या कहना है, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रेमिट क्या होता है, कॉम्यूट क्या होता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ 17 अगस्त की वीडियो मैं आई बटन में अटैच कर दूंगी, आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, आई कैन गारंटी आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये भी थोड़ा सा इनका जो अंडरटोन होने वाली है प्रताप भानु मेहता की, थोड़ी सी पॉलिटिकल होगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैं लोअर डाउन कर सकूं पॉलिटिकल टोन को उतना करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं एज इट इज बताना चाहती हूँ आपको, तो इसीलिए मुझे थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट का ये पैनल का, जो गुजरात गवर्नमेंट के पैनल का ये अप्रूवल देना कि रेमिशन कर दी जाएगी 11 कॉन्विक्ट के सेंटेंसेस की, जिन्होंने रेप किया था बिल्किस बानो को, जिसने मर्डर किया था एक 3 साल की उनकी बच्ची का, और जिन्होंने मर्डर किया था और 13 लोगों का, पूरी फैमिली की फैमिली खत्म कर दी थी, उनको रिहा किया गया है। रेमिशन मतलब उनका जो सेंटेंस, पहले उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी क्योंकि उन्होंने 14 साल और कुछ महीने, 15 साल कुछ महीने, शायद 4 महीने उन्होंने बिता लिए हैं, तो उनका जो सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दिया गया और उनको रिहा ही कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब प्रताप भानु मेहता का ये कहना है कि शायद गवर्नमेंट इसको दोबारा रिकंसिडर कर ले, इस ऑर्डर को, शायद सुप्रीम कोर्ट आने वाला टाइम में एक ऐसी अप्रोच ले कि वो अपने डिसीजन को, ये जो गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है इसको ख़त्म करके कुछ और डिसीजन दे, शायद कुछ हो सकता है, शायद चेंज हो जाए सबका। लेकिन जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है ना, वो इट कैन नॉट बी अनडन, क्योंकि एक डैमेज हो चुका है। जब बिल्किस बानो जी ने कल एक स्टेटमेंट दी, इज दिस हाउ जस्टिस एंड्स, क्या इस तरह से जस्टिस का एंड होता है, क्या एंड में जस्टिस ऐसे मिलता है? ये एक ऐसा पॉइगनेंट क्वेश्चन है विच एक्चुअली पियर्सेस थ्रू द केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फैकेट्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये हमारे दिलों को चीर के जाने वाली चीज है, ये क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा जाना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, राइट? क्योंकि
आप पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ. वी वर डिस्कसिंग दिस बिल्किस बानो केस a day before yesterday, and when we were discussing, me and some of my friends and relatives, तो I could actually feel कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, the fact that the force of this question is not even being felt widely is a testimony to a moral numbing of the republic and its blatant communalization. मतलब ऐसे बहुत सारे और मैक्सिमम ऐसे लोग थे जब इस बात पे डिस्कशन चल रही थी. यही यहाँ पे भी लिखा है कि बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का वो जो जिस फील से उन्होंने क्वेश्चन बोला है, पूछा है, वो फील ही नहीं होता. बहुत मैक्सिमम लोगों को. और ये बात सच है क्योंकि आई फेल्ट इट माई सेल्फ. क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मिल तो गई 14 साल की सजा, सही तो है, इससे ज्यादा क्या होगा. और यही उस दिन भी हुआ जब मैं इन चीजों को डिस्कस कर रही थी. तो ये प्रताप बानू मेहता का कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि ऐसा है. मैं ये नहीं कह रही क्या सही है क्या गलत है, क्या पता वो सही हो क्या पता गलत हो, मतलब जो भी डिसीजन सही हो क्या पता, मेरा इसमें कुछ नहीं है. पर इनका ये कहना कि हाँ बिल्किस बानो जी का ये क्वेश्चन पूछा जाना, इसको हर लोग उस तरह से नहीं फील कर पा रहे जो बिल्किस बानो खुद के लिए फील कर रही हैं. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू लेट. देखिए अब इनको रिहा करवाने में क्या हुआ, बहुत सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज को स्टेट किया गया उनके एडवोकेट्स द्वारा कि देखिए 1992 पॉलिसी उस टाइम पे लागू थी, 2014 वाली पॉलिसी थोड़ा ना थी जिनके मुताबिक सीबीआई कोर्ट द्वारा अगर कोई भी आपको सज़ा मिली है तो उसको ओवरटर्न नहीं किया जा सकता. 1992 पॉलिसी तो ये कहती थी, गुजरात की रेमिशन पॉलिसी, कि अगर 20 साल वाला कोई इतना इलॉजिकल आपको इरेशनल वो दिया हुआ है लाइफ इन प्रिजन वाली चीज़, तो उसे आप रेमिट करवा सकते हो. तो ये सब आप जाके उस वीडियो को देखिए, समझ आ जाएगा. तो इनका ये कहना है कि आप लीगली ना कुछ भी बोलते रहो, लेकिन ये बात सच है कि सब कुछ सरकार के हाथों में होता है कि उसको केस बाय केस बेसिस पे कैसे एक पर्टिकुलर केस के साथ, एक पर्टिकुलर गैंग रेप केस के साथ, एक पर्टिकुलर मर्डर केस के साथ डील करना है. जैसे अगर दिसंबर 2012 रेप केस की बात की जाए तो उसमें डेथ पेनल्टी अट्रैक्ट की गई है ना, उस पर डेथ पेनल्टी लगाई गई एक्यूज्ड पे. लेकिन ये ही भी तो एक हीनियस क्राइम है, अभी तक इस पे क्यों नहीं एक डेथ पेनल्टी लगाएगी. एक सोचने वाली बात है, ये इन्होंने बात की है यहाँ पे. ठीक है, तो मतलब इससे साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट के हाथ में डिस्क्रिशन है, वो डिसाइड करेगी किसके साथ काम करना है किसके साथ नहीं. ओके, जो बिल्किस बानो जी का केस है, इनका ये कहना है कि वो इतना डरावना था कि सिर्फ उस केस को सुन लेने से ही हमारा जो कॉग्निटिव और इमेजिनेटिव लॉस हो जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनल डिसोरिएंटेशन. देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, सच में सुनने में तो ये इतना ज़्यादा सुन के ही गूस बम्स होते हैं कि उस टाइम पे जब वो 21 ईयर ओल्ड थी सिर्फ और सिर्फ बिल्किस बानो जी, एंड शी वॉज ऑल्सो 5 months प्रेग्नेंट. उनके पूरे के पूरे घर को, जितनी फैमिली वो भाग रही थी गुजरात 2002 के राइट्स के टाइम पे, उनकी पूरी फैमिली उनकी आंखों के सामने बिल्कुल मार दी गई. उनकी बच्ची 3 साल की, उनको मार दिया, उनका रेप हुआ, जो उनके पेट में एक बच्चा है साथ में, एंड शी वॉज न्यूड एट दैट टाइम. फिर उनको जब होश आया, वो अनकॉन्शियस थी, उन्होंने एक ट्राइबल विमेन से पैदल चल के जाके उसी हालत में, ये मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, कि वहां पे जाके उन्होंने ट्राइबल वुमेन से कुछ कपड़े मांगे, जिन्होंने उनको कपड़े दिए अपने शरीर को ढकने के लिए. इट इज हॉरिफिक, आप सोच के देखिए, है ना. तो फिर उन्होंने यही बोला, लेकिन बिल्किस बानो जी ने, लेकिन फिर भी जो उसके बाद करेज दिखाया, इतने बुरे इमोशनल ट्रॉमा के बाद भी जो उनको हुआ होगा, इट वॉज कमेंडेबल. जिस तरह का उन्होंने करेज दिखाया कि इतने होसाइल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उस टाइम पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट था जिस टाइम पे उनके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्टेप लिया कि वो जस्टिस की मांग करेंगे. इकोनॉमिक डेप्राइवेशन के बाद उनके पास तो अठन्नी नहीं थी, वो तो सब कुछ भाग रहे थे छोड़ के वहाँ से, उनके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने स्टेप लिया. तो ये आप कितना प्रेरित है बाकी लोगों के लिए कि हाँ जस्टिस पॉसिबल है. उस टाइम पे तो सब लोगों को ये लगने लग पड़ा था, ऐसा ही प्रताप बानू मेहता का भी कहना है कि हम जैसे लोगों को भी लगने लगा कि हाँ जस्टिस पॉसिबल है. लेकिन इज दिस हाउ जस्टिस एंड्स, जैसे एंड हुआ है. ओके, और यही इन्होंने बोला कि ऐसा प्रताप बानू मेहता का कहना है कि मैं तो उनको एक सबसे बड़ा पेट्रियट बताऊंगा, क्योंकि जितना फेथ उन्होंने इतने बुरे हालातों के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया, इंडियन जुडिशरी में दिखाया, जो उसके खुद के कस्टोडियंस है ना, वो इतना फेथ नहीं दिखाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना उन्होंने दिखाया है. तो शी वॉज अ डेफिनेट पेट्रियट. और बस यही इन्होंने बोला यहाँ पे, नॉट इवन द कर्टसी ऑफ. अब देखिए ये जो हुआ ना, कि इतना भी नहीं हुआ जब ये रिलीज कर दिया गुजरात गवर्नमेंट पैनल ने इन लोगों को, बिल्किस बानो को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि उनके जो गुनहगार हैं वो सेम उस कॉलोनी में वापस आने वाले हैं जहाँ पे उनके साथ ऐसा हुआ, उन्हीं के नेबरहुड में वो दोबारा आके रहेंगे, क्योंकि उनके नेबर्स ही थे.
आप सोचिए, उनके नेबर्स ही थे जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया। तो इस जगह एक लाइन लिखी है, देन बिल्किस बानो इज टोल्ड दैट यू रीलिव द ट्रॉमा एंड फियर द स्टेट इम्प्लाइड ब्लाइथली, मतलब आप दोबारा से जियो उस हर डर को, उस हर ट्रॉमा को बार बार रोज उनकी शक्ल देख के। ठीक है, ये इनका कहना है। अब देखिए इसमें इन्होंने ये कहा है कि डेफिनेटली ये एक क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं वहाँ पे गुजरात में, आपको पता है, तो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा, मैंने आपको बता दिया, ये जो प्रताप बानू मेहता है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एंटाई बीजेपी है थोड़ा सा, इनका जो पॉलिटिकल टोन है स्पेशली इन तरह के एडिटोरियल्स में, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी बस ये प्रेजेंट करना चाहती है कि जो हिंदू है ना वो कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकते, हिंदू सिर्फ विक्टिम्स होते हैं। ये यहाँ पे एक लाइन लिखी है, तो इस तरह के उनको रिमिट कर देना, ये करके भी उन्होंने यही बिल्कुल साबित कर दिया कि हम यही एक नैरेटिव को पूरे दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं कि हिंदू कभी भी ऑफेंडर्स नहीं होते, वो सिर्फ विक्टिम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह की आप देखेंगे कई लोग तो बिल्कुल इस चीज़ के भी खिलाफ थे कि ये एक साजिश है एनजीओज की, एक्टिविस्ट की, कांग्रेस गवर्नमेंट की और कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया की कि उनको जेल भेजा गया। उनको तो जेल भी नहीं होनी चाहिए थी, कई लोग ये कहते हैं जो 11 कॉन्विक्ट्स उस टाइम पे गए थे। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ऑलराइट, तो बस इन्होंने यही बोला कि अगर जब इस तरह का कम्युनलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी चल रहा है, तो दिस इज नॉट हाउ जस्टिस एंड्स, सिंस परहैप्स रियल जस्टिस हैड नेवर स्टार्टेड। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe to my channel.